हम लोग बात करेंगे ताम्रपाषाण काल का। ये हमारा ताम्रपाषाण काल। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब तांबा और पत्थर वाला काल, कॉपर स्टोन एज, जिसको हम लोग चालकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। चालकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। ये प्रागैतिहासिक काल का दूसरा और अंतिम हिस्सा है। इसके पहले हम लोगों ने पूरा पाषाण काल पढ़ा, 3 फेज में उसको बांट कर पढ़ा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। और उसके बाद आज हम लोग पूरा प्रागैतिहासिक काल के दूसरे हिस्से के रूप में ताम्रपाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। नवपाषाण काल की संस्कृति से थोड़ा सा ज़्यादा मोर सेटल्ड, ज़्यादा स्थायी रूप से उसे प्योर ग्रामीण संस्कृति, इसको हम लोग कह सकते हैं। ये ग्रामीण संस्कृति का, भारत में पहला ग्रामीण संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। आपका कहा जाता है नवपाषाण काल में जो लोगों का जो स्थायी निवास शुरू हुआ, वही स्थायी निवास आगे चलकर गांव के रूप में प्रकट हुआ। और हर एक गांव के लोगों की अपनी एक संस्कृति हो गई, मतलब एक पैटर्न ऑफ लाइफ हो गया। इस चालकोलिथिक एक का अगर हम टाइमलाइन पर देखें तो फ्रॉम 2000 BC टू 1000 BC, और थोड़ा सा इसके क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा हम लोग हड़प्पा के क्रोनोलॉजी से मिलाकर अगर हम लोग देखें, हड़प्पा जिसके बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है, तो ये संस्कृतियां हड़प्पा के समकालीन भी थी। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी कुछ संस्कृतियां कायम रही थी। तो इसलिए कहा, और इसी ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ था। और इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि ये चालकोलिथिक इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये जैसा हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि ग्रामीण संस्कृति आवास बनाए रहते थे सब लोग। आवास जो होता था या तो वर्गाकार होता था, आयताकार होता था, और कहीं कहीं गोलाकार भी पाया गया है। कई लोगों का निवास था, ये बनाकर रहा करते थे। मातृदेवी की पूजा होती थी, वृषभ की पूजा होती थी, मातृदेवी की पूजा होती थी, वृषभ की पूजा होती थी। और पूरा लोग घर बनाने के लिए लोग बांस का, घास फूस का, इन सब का इस्तेमाल करते थे। खंभे पर छत टिकाए जाते थे। एक हाउस स्ट्रक्चर धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर। नवपाषाण काल में तो हम लोगों ने गर्त वाले घर के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब सतह पर बनने लगे घर। और ये ताम्रपाषाण कालीन लोगों की देन है। ताम्रपाषाण कालीन ये जो ताम्रपाषाण काल संस्कृति है, इसका डिस्टिंक्ट पैटर्न हम लोग को भारत के 3 भागों में, ये रहा भारत का नक्शा, और ये 3 भाग जहाँ पर हम लोग ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमाण पाते हैं। ये पहला स्थान है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ये रहा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दूसरा आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश। ये हमारा मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा ये हो गया। और तीसरा पश्चिमी महाराष्ट्र में जोड़वे संस्कृति। ये रहा हमारा पश्चिमी महाराष्ट्र, और यहाँ पर जोड़वे संस्कृति। ये 3 डिस्टिंक्ट कल्चर हम लोग को मिलता है। और इन्हीं 3 स्थलों के अध्ययन से, इन्हीं 3 संस्कृतियों के बारे में जो हमारी जानकारी है, वही ताम्रपाषाण कालीन इतिहास है। ताम्रपाषाण कालीन इतिहास है। यह पहला जो था आपका, कहा जाता है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यह सबसे ऊपर वाला हिस्सा। यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में एक बनास नदी बहती थी, और उसी बनास नदी के आसपास आहार संस्कृति का विकास हुआ। नदी के नाम पर इसी को बनास संस्कृति के नाम से आपका जाना जाता था। स्थल का नाम था आहार ये कहा था। और इसलिए या तो इसको आहार संस्कृति के नाम से हम लोग जानते हैं, या हम लोग इसको बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। हालांकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसके पहले
इतिहासकार जो होता है वो गणेश्वर संस्कृति का आपका कहा जाता है कि उपस्थिति के बारे में बतलाते हैं। और गणेश्वर संस्कृति थोड़ा सा पुराना था, इसकी शुरुआत लगभग 2800 BC में ही शुरू हो गई थी। गणेश्वर संस्कृति के अंतर्गत आपका कहा जाता है कि प्रचुर मात्रा में हमें पास ताम्र उपकरण मिले हैं, प्रचुर मात्रा में ताम्र उपकरण। तांबा का उपयोग व्यापक रूप से आपका शुरू हो गया था। खेतरी, राजस्थान का खेतरी माइंस जो आज भी हमारे देश में तांबा उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, वो माइंस से तांबा प्राप्त होता था राजस्थान में। और उसी तांबे के बल पर आपका कहा जाता है कि आहार बना संस्कृति का विकास हुआ था। ये लगभग 2000 से लेकर 1400 BC तक फैला था कहा जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो है वो हम लोगों ने लिस्ट किया हुआ। पहला तो आहार ही है, दूसरा गिलुंद है और तीसरा बालाथल है। पूर्व आहार को कहा जाता है, आहार का एक दूसरा नाम कहा जाता है ताम्रवती। ताम्रवती था तांबों वाली जगह, ताम्रवती, यह आहार का दूसरा नाम था। और यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक उपकरण हमें मिले हैं, सर्वाधिक संख्या में उपकरण हमें मिले हैं। यह आहार वर्तमान में आपका कहा जाता है कि उदयपुर के आसपास ये अवस्थित था। यह बड़ी संख्या में ताम्र उपकरण प्राप्त हो गए यहाँ पर। छापने के कपड़े को छापने के लिए ठप्पे, छपाई का ठप्पा जिसको कह सकते हैं हम लोग, छपाई का ठप्पा। और छपाई में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था, रंग निर्माण। आहार से ही हम लोग को चावल एवं बाजरा की खेती, चावल एवं बाजरा की खेती का प्रमाण मिला है। यहीं पर हमें कहा जाता है कि पत्थर के घर मिले हैं। इसलिए कहा जाता है कि आहार को मतलब है ताम्रवती। और तांबा वही आपका कहा जाता है कि खेतरी से पाया जाता था। चले, आहार के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है आपका कहा जाता है कि आहार बना संस्कृति का, उसका नाम है आपका गिलुंद। गिलुंद से हमें ताम्र उपकरण, पाषाण उपकरण, पत्थर के घर, पक्की ईंट का प्रयोग, पक्की ईंट का प्रयोग। तीसरा और अंतिम साइट, महत्वपूर्ण साइट जो आपका ये बना संस्कृति का है, वो है हमारा बालाथल। और बालाथल से वही ताम्र उपकरण, पाषाण उपकरण, पत्थर के घर इत्यादि। ये गिलुंद में आपका एक अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला था। गिलुंद में एक अग्निकुंड का भी साक्ष्य आपका प्राप्त हुआ था आपका। चले, पूरा आहार संस्कृति में तांबे को पूरा पिघलाकर उसके लिए भट्ठी, पूरा उस तरह का एक व्यवस्था का मिलता है, जहाँ सामान्य तौर पर तांबे की अंगूठी, चूड़ी, कुल्हाड़ी इत्यादि बनाई जाती है। और आहार संस्कृति के लोग तांबे का व्यापार भी करते थे। इस आहार संस्कृति के बाद दूसरी जो हमारी संस्कृति है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा क्षेत्र, भौगोलिक रूप से उसको मालवा के नाम से जाना जाता है, तो मालवा क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम मालवा संस्कृति। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग समझते चले,
ये जो तीन अलग अलग संस्कृतियों के बारे में, ताम्रपाषाण कालीन तीन अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये इनका आधार है, अलग अलग करने का आधार है मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। हर संस्कृति में पाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन जो है, पॉटरी जो है वो अलग है। और इस पॉटरी में आपका कहा जाता है कि मालवा पॉटरी, मालवा मृदभांड को सबसे उत्कृष्ट माना गया है। हाँ, मालवा मृदभांड को उत्कृष्ट नहीं मतलब उत्कृष्टतम। तब ये बनाया गया और उसमें लाल रंग पर काले रंग की लाइनिंग्स वगैरह सब मिलती थी पूरे का पूरे। ये हमारी मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति से पहले कहा जाता है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश क्षेत्र में काय संस्कृति का जन्म हुआ था। काय संस्कृति का जन्म हुआ था आपका, और वो काय संस्कृति आपका उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी, नर्मदा नदी के ही तट पर, जहाँ चूरी मिली है। उज्जैन में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। चलो, और इसी काय संस्कृति का जो सक्सेसिव डेवलपमेंट था वही मालवा संस्कृति था, वही मालवा संस्कृति। मालवा से हमें चरखा तकली का भी प्रमाण मिला है। आपका कहा जाता है कि चरखा तकली का भी प्रमाण मिला है। ये भी हमें मालवा से प्राप्त हुआ है। बैल पूजा, वृषभ पूजा का भी प्रमाण मिला है हम लोगों को। मालवा संस्कृति का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र जो था, जो स्थल पाया गया है, वो नवदा टोली था। नवदा टोली से हमें अनाज की कई किस्में प्राप्त हुई हैं। कहा जाता है कि नवदा टोली से हमें अनाज की कई किस्में प्राप्त हुई हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है। ताम्रपाषाण काल का ये बड़ी बस्तियों में इसको नवदा टोली को शामिल किया जाता है, बड़ी बस्तियों में। चले, तीसरा जो हमारा कहा जाता है कि ताम्रपाषाण काल की डिस्ट्रिक्ट संस्कृति थी, ये पश्चिमी महाराष्ट्र, यहाँ पर। और स्थल जोरवे के नाम पर इसको जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और यह संस्कृति 1400 से लेकर 700 BC तक चली। मतलब नॉर्मल जो हम लोगों ने 1000 BC तक कहा था, उससे थोड़ा सा आगे तक चली। ये अहमदनगर और पुणे, वर्तमान का अहमदनगर क्षेत्र जिला और पुणे, इसी क्षेत्र में आपका कहा जाता है कि जोरवे संस्कृति का जन्म हुआ था। नेवासा, ये नेवासा आपका कहा जाता है कि महत्वपूर्ण स्थल से, जहाँ पर हमें कपास की खेती के भी प्रमाण मिले हैं और पटसन की भी खेती के प्रमाण मिले हैं। कपास और पटसन दोनों के खेती के प्रमाण मिले हैं। दैमाबाद और इनाम गांव, दैमाबाद कहा जाता है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट इस काल का, जहाँ कई लार्ज संख्या में आपके कहा जाता है कि तांबे की बड़ी वस्तुएं मिली। तांबे का रथ चलाता हुआ आदमी, ये तांबे की मूर्ति के रूप में मिली हम लोगों को। वहाँ पे कहते हैं साग, गेंडा, हाथी सभी तांबे की बनी हुई, ये यहाँ से प्राप्त हुई आपका कहा जाता है। देवाबाद के घरों में जो घर पाए गए हैं, उस घरों में आपका कहा जाता है कलश समाधान, मातृदेवी की मृण मूर्ति। और कहा जाता है कि मातृदेवी की एक आकृति साढ़ से जुड़ी हुई आकृति है। यह इस तरह की आकृति आपका कहा जाता है कि दैमाबाद से प्राप्त हुए हैं, दैमाबाद से प्राप्त हुए हैं। एक ये भी एक बड़ी बस्ती, दैमाबाद को भी एक बड़ी बस्ती के रूप में आपका पूरा का पूरा जाना जाता है। दैमाबाद के बाद था आपका कहा जाता है कि इनाम गाँव। अगला जो स्थल था आपका कहा जाता है कि वो इनाम गाँव था। और इनाम गांव भी एक बड़ी बस्ती मानी जाती है, पूरा एकदम किलेबंद बस्ती। बस्तियों के किलेबंदी का प्रमाण यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। और यहाँ से भी मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से भी इनाम गांव से भी मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह 5 कमरों वाला मकान भी मिला है।
यही से इनाम गांव से ही कहा जाता है कि 5 कमरों वाला मकान मिला है, 5 कमरों वाला मकान मिला है। ये तो इस तरह से कहा जाता है कि ताम्रपाषाण काल में 3 अलग अलग संस्कृतियाँ जो अपने अलग निर्धारणों की वजह से आइडेंटिफाई की गई थी, इन तीनों आपका कहा जाता है कि आपका संस्कृति को हम लोग बारे में अपना अध्ययन करके आपका कहते हैं। तो ये पूरा हमारा था चालकोलिथी के हिस्टोरिकल। अच्छा, एक बात तो इम्पोर्टेंट रह ही गया, ये दैमाबाद और इनामगांव के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। दे वर स्पेशल साइट्स और इनको प्रोटो अर्बन साइट्स कहा जाता है। ये दोनों भारतीय इतिहास में इनको प्रोटो अर्बन साइट्स कहा जाता है, मतलब शहर का पहला उदाहरण। सामान्य तौर पर आपका ताम्रपाषाण काल जो था वो एक रूरल कल्चर था, एक ग्रामीण संस्कृति थी वहाँ पर। लेकिन ये 2 स्थल ऐसे हैं आपके जोरवे संस्कृति के, दैमाबाद और इनामगांव, जिनमें शहरीकरण का लक्षण दिखाई पड़ता है हमें। मतलब गैर कृषि कार्य, मतलब व्यापार, पत्थर का व्यापार हो, तांबे का व्यापार हो, मतलब व्यापारिक गतिविधियों में यहाँ के लोग शामिल हुआ करते थे। और इसीलिए गैर कृषि कार्य में शामिल होने की वजह से इन लोगों को अर्बन साइट कहा गया हमारा। हाँ, तो ये आपका कहा जाता है कि पूरा का पूरा आपका दैमाबाद और इनामगांव जो थे वो हमारे और प्रोटो अर्बन साइट थे। और यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि अपने भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, शहरीकरण की प्रारंभ हुई। ये दोनों इसके पहले उदाहरण माने जाते हैं, तो चलो, तो हम लोगों ने बात की आपका ताम्रपाषाण काल का, तब उदाहरणों के साथ 3 उदाहरणों के साथ हम लोगों ने बात किया पूरे का पूरा। हाँ, इसी ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। कुछ क्षेत्र की संस्कृतियाँ इतनी ज़्यादा विकसित हो गई थी कि विकसित होकर संस्कृति ने सभ्यता का रूप ले लिया, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के रूप में। और इसी के साथ हम लोग का पूरा ये प्रागैतिहासिक काल का पूरा जो एक जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे वो अंत हो रहा। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बाद आगे आद्य ऐतिहासिक काल करेंगे, और जिसके अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें। लेकिन उसके पहले चलते चलते हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा साउथ इंडिया के बारे में। कहा जाता है कि जिस काल में हम लोगों ने अभी जो भी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा, पाषाण काल पढ़ा, पाषाण काल का 3 चरण पढ़ा, उसके बाद ताम्रपाषाण काल पढ़ा, ये सभी के सभी आपके अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सभी के सभी आपके उत्तर भारत से संबंधित हैं टोटल। दक्षिण भारत के बारे में अभी तक हमने विशेष रूप से कुछ भी नहीं पढ़ा। तो दक्षिण भारत की आपको पहली जो संस्कृति है, पहली संस्कृति महापाषाण काल के रूप में जानी जाती है। और इन्हीं महापाषाण के बारे में थोड़ा सा ही विवरण एक जानकारी के तौर पर हम लोग ले लेते हैं। महापाषाण शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग लें, महापाषाण शब्द का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ लें, इसको मेगालिथ कहा जाता है। मेगा मतलब बड़ा स्ट्रक्चर, बड़े पाषाण उपकरण। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत जो लोग थे वो लोग बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, खासकर सबको दफनाने के पश्चात उसको बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे कवर कर देते थे। और इन्हीं पत्थरों के बड़े आकार के आधार पर इसको महापाषाण काल कहा गया है, महापाषाण काल कहा गया है, महापाषाण काल कहा गया है। ये लगभग 1000 BC के पश्चात इन लोगों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चलता है। ये लोग खेती भी करते थे, रागी उनकी पहली फसल थी। बाद में चलकर वो लोग धान भी उपजाने लगे, आपका कहा जाता है। कृषि के अलावा हाथी दांत का निर्माण, हाथी दांत के उपकरण का निर्माण, सोना उत्खनन, गोल्ड माइनिंग, इस काल में प्रारंभ हो चुका था। कर्नाटक में एक स्थल है जिसको कहा जाता है संगनकल्लू। संगनकल्लू से हमें कहा जाता है कि पूरा का पूरा राख का ढेर मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है कि वो लोग पशुपालन करते, वहाँ जो लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन करते थे। राख का ढेर भी मिला है,
कर्नाटक में ही और जो स्थल है वो मास्की है, ब्रह्मगिरी है, पिक्कलीहल है। सभी जगह के उत्खनन से हमें महापाषाण काल के लोगों के बारे में जाना जाता है, भागापर है। जैसे हम लोगों ने आपका मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा था, पाषाण पत्थर के छोटे छोटे औजारों के कारण। हाँ, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर पत्थर के बड़े बड़े आकार के कारण उसको हम लोग मेगालिथ कहेंगे, मेगालिथ कहेंगे, मेगालिथ कहेंगे। ये एक नॉर्थ इंडिया से एक डिस्टिंक्ट आपका कहा जाता है कि लोकल साउथ इंडियन आप कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल संस्कृति थी, प्रागैतिहासिक काल संस्कृति थी। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा जानते चलें कि उत्तर भारत के प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति में है और दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति में एक मौलिक अंतर यह है कि उत्तर भारत में लोगों ने पहले पाषाण का इस्तेमाल किया, फिर तांबा का इस्तेमाल किया और फिर जाकर लोहे का इस्तेमाल किया। लेकिन दक्षिणी भारत में जो लोग थे वो लोग पहले पाषाण का इस्तेमाल करते थे, पत्थर के इस्तेमाल करते थे और पत्थर के इस्तेमाल के बाद सीधे सीधे उन लोगों ने लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब दक्षिण भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति के इतिहास में ताम्र वाला, कॉपर वाला जो फेज है दैट इज़ टोटली एब्सेंट, जबकि उत्तर भारत में आपका पूरा का पूरा यही मान्यता है। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे और जिसके अंतर्गत हमने कहा भी है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रीज़नेबल कमेंट कीजिए।